बैक्टीरियल सेल में सबसे पहला जो पार्ट है, ठीक है, वो है सेल इनवेलप। सेल इनवेलप, ठीक है। और सेल इनवेलप का 3 पार्ट है। सबसे फर्स्ट में बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, और उसके बाद है तुम्हारा सेल वॉल, और इसके बाद होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो तो हम लोग सबसे फर्स्ट पहला जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है तुम्हारा ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स में ध्यान रखना है कि ग्लाइकोकैलिक्स को हम लोग दूसरा नाम हम लोग म्यूसिलेज कवरिंग भी बोलते हैं, म्यूसिलेज कवरिंग, ठीक है। क्योंकि ये जो है सबसे आउटर पार्ट है, आउटर बाउंड्री सरफेस है, ठीक है, आउटर बाउंड्री सरफेस है। और ये जो बना है नॉन सेलुलोजिक विदाउट प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। अब देखो ग्लाइकोकैलिक्स जो है, अगर ये लूज शीट में रहेगा, लूज शीट में रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर बोलते हैं। और अगर ये टफ एंड रिजिड में होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। मतलब कहने का है कि अगर ये कहीं पे अगर लूज शीट में रहेगा, शीट है SHEATH शीट, तो उसको हम लोग स्लाइम लेयर बोलते हैं। और अगर टफ एंड रिजिड में होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। टफ रिजिड बोल सकते हो, टफ हम लिख नहीं दिए तो टफ एंड थिक है यहाँ पे, ठीक है। टफ एंड थिक में होगा तो कैप्सूल बोलते हैं। देखो सबसे पहला जो ग्लाइकोकैलिक्स को हम लोग म्यूसिलेज क्यों बोलते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ये बहुत ही टफ लेयर है। इसलिए टफ लेयर क्योंकि इसका काम ही है प्रोटेक्शन करना। तो अल्टीमेटली ये सबसे पहला फंक्शन प्रोटेक्शन का ही करता है, ठीक। अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में ये प्रोटेक्ट करेगा। अब ये प्रोटेक्ट किसी चीज से भी कर सकता है। सबसे पहला प्रोटेक्शन होगा कि आउटर कोई फॉरेन पार्टिकल है उससे ये प्रोटेक्ट करेगा। मान लिया कोई केमिकल इस पे आ गया तो उससे ये प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका प्रोटेक्शन का मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरा ये है स्टिकी कैरेक्टर भी शो करता है। स्टिकी कैरेक्टर मतलब कहीं से जाके चिपक जाना, ठीक है। ये स्टिकी कैरेक्टर, क्योंकि फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला का काम मेनली है कि क्या, फ्लैजिला है, फिम्बरी है, ये सब का काम है। फिम्बरी का मेनली काम होता है अटैचमेंट, फ्लैजिला का काम होता है मूवमेंट। लेकिन अगर नॉर्मल अगर हम बात करें कि फ्लैजिला भी नहीं है या फिम्बरी भी नहीं है तो मेनली ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या होता है कि वो कहीं पे भी जाके स्टिकी कैरेक्टर या चिपक सकता है, पहला। दूसरा, इसका पहला जो फंक्शन बताया वो प्रोटेक्शन था, दूसरा स्टिकी। तीसरा क्या होता है, ये डेजिकेशन से बचाता है। डेजिकेशन मतलब क्या, कोई बता सकता है डेजिकेशन का मतलब क्या होता है? तो डेजिकेशन से बचाता है कहने का मतलब कि मान लो बैक्टीरियल सेल है, उसके अंदर में जो भी कंपोनेंट है, ठीक है, उस कंपोनेंट को ड्राई होने से बचाना, होने से बचाना ही डेजिकेशन कर रहा है। प्रिवेंट फ्रॉम ड्राइनेस या फिर ड्राई, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डेजिकेशन से बचाता है, ठीक है। ये इसका मेन है, समझे। तो यही है इसका प्रोटेक्शन के तौर पे। तो हम जैसे बता ही दिए कि प्रोटेक्शन का काम क्या है। तो ये प्रोटेक्शन फॉरेन पार्टिकल है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, फेगोसाइटिक होता है, ठीक है, वायरस से बचाता है, ठीक है। कोई भी केमिकल एंड ड्रग, टॉक्सिक केमिकल एंड ड्रग से जो है इसको बचाता है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि ग्लाइकोकैलिक्स का अगर तुमको प्राइमरी फंक्शन पूछता है, प्राइमरी फंक्शन, तो वो होता है स्टिकी कैरेक्टर। हमेशा ध्यान रखना प्राइमरी फंक्शन। बाकी बात सेकेंडरी में प्रोटेक्शन आ जाता है। तो प्रोटेक्शन बहुत कुछ से है, अभी बताया कि जैसे क्या ड्रग्स है, टॉक्सिक ड्रग्स है, केमिकल्स है, फॉरेन पार्टिकल है, वायरस है, किसी चीज से भी बचाना है तो ये बचाएगा। यही है ग्लाइकोकैलिक्स, इसीलिए इसको म्यूसिलेज कवरिंग है। और दूसरा, अगर मान लो ये पानी में होगा, ठीक है, या फिर नॉर्मल ड्राई सरफेस पे होगा,
तो धूप वगैरह से भी अगर मान लो, बोलते हैं ना कि बैक्टीरिया वगैरह क्या है कि ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो मर जाएगा, लेकिन ये टेम्परेचर कोई हद तक प्रोटेक्ट करने का ये ग्लाइकोकैलिक्स का है। तो ना एक तरह का ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो एक तरह का प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। ये इसको नोट करो, नोट कर लो। सर डेसिकेशन फिर से समझाइए ना। एक सेकंड। हाँ, डेजिकेशन करने का मतलब जैसे मान लो ये बैक्टीरियल सेल है, अंदर में जो भी कंपोनेंट है, ठीक है, अगर किसी कारणवश कंडीशन जो वो जहाँ पे है उसका कंडीशन अनफेवर्ड हो गया, ठीक है, तो हो सकता है कि अंदर का पार्ट, जैसे मान लो टेम्परेचर, सपोज दैट मान लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इस पे ज्यादा पड़ने लगेगा तो ये तो मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंदर का जो भी लिक्विड पार्ट है, जो भी इसमें सेलोमियल्स है या जो भी पार्ट है जो उसके फंक्शनिंग में हेल्प करता है, वो सारा चीज जो है वो ड्राई होने की वजह से सूख जाएगा, सॉरी ड्राई होने की वजह से ये डैमेज हो जाएगा। तो ये जो अंदर का जो ड्राइनेस है उसको ही, उससे बचाने को ही बोलते हैं डेजिकेशन। तो हम लिख दिए प्रिवेंट फ्रॉम ड्राई या प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्राइनेस भी लिख सकते हैं। तो यही है डेजिकेशन करने का मतलब, अंदर का पार्ट सूख ना जाए, उससे ये बचाता है। इसको नोट करो जल्दी। सर सर हाँ सर हाँ, बोलो बोलो, ये आवाज सर तुम आप लोग का बहुत धीरे आ रहा है। सर सेल एनवेलप में आप 3 चीज लिखे थे ना सर, ग्लाइकोकैलिक्स और क्या, 2 तो और क्या लिखे थे सर? सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ओह थैंक यू सर। सर सर हाँ बोलो। हाँ सर नॉन सेलुलोजिक विदाउट प्रोटीन कहने का मतलब क्या है? देखो, विदाउट प्रोटीन करने का मतलब है, देखो ग्लाइकोकैलिक्स जो है ना, एक तरह का इसका जो कंपोनेंट है वो मेनली किस चीज से बना है, तो उसमें प्रोटीन भी नहीं है, सेलुलोज भी नहीं है, मोस्टली लिपिड्स कंटेंट होता है, इसीलिए, ठीक है। सर ये किस में प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया का स्टार्ट कर रहे हैं ना। चलो एक चीज में और ऐड कर दो, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स मतलब समझते हैं ना, शुगर, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स विथ और विदाउट, मैक्सिमम केस में विदाउट ही होता है, विथ और विदाउट प्रोटीन। अब अच्छे से डिफाइन हो गया। सेल वॉल जो नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स विद और विदाउट प्रोटीन, मतलब पॉलीसेकेराइड्स में सेलुलोजिक नहीं होगा, कुछ और अलग शुगर में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है। ये सब देखो, हम तुम लोग को बता देते हैं, ये सब जो है ये सब तुमको सेल चैप्टर में मिलेगा। अब तुम सोच रहे हो कि सर सेल का भी क्यों पढ़ा रहे हैं, तो हम पिछले क्लास तुम लोग को बताए थे कि प्रोकैरियोटिक में सारा बैक्टीरिया सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स ही आता है, इसलिए हम बैक्टीरिया भी पढ़ा रहे हैं, तो वो सारा हम पढ़ा दे रहे हैं। जब सेल पढ़ाएंगे तो प्रोकैरियोटिक हम कुछ भी नहीं बताएंगे, यूकैरियोटिक ही वहां पे पढ़ाएंगे। तो ये सब सारा कुछ तुमको सेल चैप्टर में मिल जाएगा। बैक्टीरिया आई मीन मोनेरा जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मोनेरा में जो बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, और जो बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स है वही प्रोकैरियोटिक का ही है, क्योंकि एक ही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, वो है बैक्टीरिया, इसलिए हम ये अभी पढ़ाते रहे, ठीक है।
तो ये सब तुमको मोनेरा वाले उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। मोनेरा वाला तो वो सेल वाले प्रोकैरियोटिक में देख लेना, ठीक है, वहां पे सब कुछ ये सब प्रेजेंट होगा। आई मीन ये सब तुमको दिखने को मिलेगा, स्लाइम मॉल्ट, स्लाइम लेयर, कैप्सूल वगैरह, ठीक है। हो गया? नोट कर लिए? कुछ छूट तो नहीं रहा है? दिख रहा है ना सारा कुछ? यस सर। अब शायद पूरा दिख रहा हो, ठीक है। चलो, हो गया? यस सर। हाँ, थोड़ा सा स्पेलिंग छोटा छोटा लिख रहा है, जो कुछ प्रॉब्लम में पूछ लेने से ये है, ठीक है। हम इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो आते हैं सेल वॉल। अच्छा बताओ, सेल वॉल जो होता है, ठीक है, तो सेल वॉल का क्या कंपोजिशन है? पिछला क्लास बताए भी थे। क्या बोले सर, फिर से बोलिए। सेल वॉल का क्या कंपोजिशन है? सेल वॉल जो है किससे बना है? जैसे हम लोग पढ़े ना, ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स है, तो वो उस चीज से बना है। तो सेल वॉल क्या? प्रोटीन, नहीं, लिपिड, नहीं। हम पिछले क्लास तुम लोग को बैक्टीरियल सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे बोर्ड में, यूनिसेलर होता है, ठीक है, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल प्रेजेंट नहीं होता, उसमें से कुछ एक है जो हम लिखे थे सेल वॉल के बारे में। हाँ, देखो, सेल वॉल का जो कंपोनेंट है वो पेप्टाइडोग्लाइकन है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव के केस में हम लोग बात करते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव को छोड़ दो। नॉर्मल हम बैक्टीरिया का सेल वॉल की बात करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। एक्चुअली पेप्टाइडोग्लाइकन दो कंपोनेंट है उससे बना है। नाम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, ध्यान रखना, ये इस तरह से देखोगे तो याद रहेगा। एक को बोलते हैं नाग और एक को बोलते हैं नाम, ठीक है। तो इसका हम तुमको फुल फॉर्म लिख देते हैं, नाग एंड नाम। इसी दोनों कंपोनेंट से ये पेप्टाइडोग्लाइकन बना है, ठीक है। और ध्यान देना, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव कल हम लोग डिस्कस किए थे, तो उसमें लिपिड बाइलेयर के बारे में कुछ बताए थे। तो हम क्या बताए थे कि निगेटिव वाले में लिपिड जो होता है उसका लेयर ज्यादा होता है, जिसके कारण स्टोन से वो वॉश करते हैं तो कलर भी वॉश हो जाता है। तो लिपिड कंटेंट ऑलवेज ग्राम निगेटिव में ज्यादा होगा, ग्राम पॉजिटिव में कम होगा, ठीक है। अब पेप्टाइडोग्लाइकन जो बना हुआ है, इसके लिए तुमको ये ध्यान देना है कि ये दो कंपोनेंट से बना है, नाग एंड नाम। इसका एग्जैक्टली क्या फुल फॉर्म है वो लिख देते हैं, इसमें और कुछ नहीं है। सेल वॉल का जो काम होता है प्लांट में, वही इसका भी काम है। एक्चुअली ये ब्रस्टिंग से बचाता है। मान लो कोई हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हम किसी बैक्टीरियल सेल को डाल देंगे ना, तो क्या करता है, ब्रस्ट कर जाता है, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल होता है, इस कंपोनेंट, ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन से जो बना है, इस कंपोनेंट के कारण ये ब्रस्टिंग से ये बचाने का काम करता है सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल का यहाँ पे बस एक ही काम है, ये ब्रस्टिंग से बचाने का काम करता है। जब मान लिया कभी हम कोई एक्सपेरिमेंट चीज करते हैं तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब इसको डालेंगे तो ये ब्रस्ट कर जाएगा, तो उस चीज से इसको बचाता है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो दो कंपोनेंट से बना है, जिसको हम लोग एक का नाम दिए हैं नाग और एक का नाम दिए है नाम। तो इसका जो है फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म होगा नाग का एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एक ये नाम है, और इसका नाम है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। एक क्या बताए, NAG जो है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, और एक है एन एसिटाइल म्यूरामिक नहीं होगा, म्यूरानिक एसिड होगा, सॉरी, म्यूरानिक एसिड से ये बना है, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछता है कि सेल वॉल क्या है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन कंपोनेंट, आई मीन पेप्टाइडोग्लाइकन
का वो बना है। पेप्टाइडोग्लाइकन किस चीज से बना है, तो उसके लिए तुम्हारे पास दो कंपोनेंट है, आई मीन दो मॉलिक्यूल है, एक है नाग और एक होता है नाम। ठीक है, नाग का फुल फॉर्म एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड नाम का जो है वो एन-एसिटाइल म्यूरानिक है, MURANIC म्यूरानिक एसिड। और सेल वॉल का अगर फंक्शन पूछता है तो ये किसी भी सॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करता है। क्या प्रोटेक्शन? फॉर ब्रस्टिंग। अगर ब्रस्ट कर जाए, सॉरी मतलब ब्रस्ट ना हो, उसके लिए ये मतलब सेल वॉल उसको हेल्प करता है कि ब्रस्ट ना करे। ठीक है, बस यही है, इसको नोट करो, आगे फिर सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, सर हम्म सर सर बोलो बोलो। एन-एसिटाइल क्या होता है? सर एन-एसिटाइल का मतलब क्या होता है? एन-एसिटाइल हम्म, एन-एसिटाइल केमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे। ठीक है, उससे टर्मिनल होता है। ठीक है, हम लोग टर्मिनल वहां पे पढ़ते हैं एन-एसिटाइल, क्योंकि इसका जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे ना तो उसमें तुमको एन जो है वो टर्मिनल पे ही लिखते हैं हम लोग, टर्मिनल से ही उसको कनेक्ट। जैसे मान लो कोई स्टार्ट है, सपोज मान लो कुछ भी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ रहेगा, या फिर एक पोल यहाँ, एक मतलब यहाँ पे एक सेंटर, एक यहाँ पे, यहाँ से इस तरह से एन, या फिर हम लोग लिख सकते हैं वो दूसरा और एक डिनोमिनेशन हमको याद नहीं आ रहा है, और यहाँ इस तरह से टर्मिनल पे हम लोग एन-एसिटाइल यूज करते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप वगैरह रहेगा ना तो वो वहां पे प्रेजेंट होगा। सर जैसे क्लास 10 में एन ब्यूटेन था वैसे ही हाँ हाँ, वही वही वही। केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में ये सब यूज आएगा तो उस टाइम तुमको याद आ जाएगा। नोट कर लिए? यस सर। अब हम लोग का जो नेक्स्ट है, तीसरा जो है वो है हमारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो नॉर्मल जो है सेल मेम्ब्रेन का जो चीज होता है, आई मीन सेल मेम्ब्रेन जो बना होता है वो प्रोटीन एंड लिपिड का होता है। और सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है ये सब कोई जानते हैं क्योंकि सेल बड़े ही हो गए। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो सबसे पहले लिविंग होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल में हेल्प करता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल में हेल्प करेगा। और इसका कुछ वैसा है नहीं, जो नॉर्मल सेल का जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है बस वही इसमें होता है। ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखना कि सेल मेम्ब्रेन है तो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होगा ही। ठीक है, और इसका जो है, जैसे मान लो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होगा ही होगा। ठीक है, और अब जो है ये सेल मेम्ब्रेन जो है, ये जो पार्ट है इसके अंदर में अब हम लोग को मिलेगा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस तो होता नहीं है, और इसमें जो सेल ऑर्गन्स वगैरह है वो प्रेजेंट होगा। इसका ज्यादा कुछ है नहीं, बस सेल मेम्ब्रेन है तो ये सेपरेट करता है आउटर इन्वायरमेंट टू इनर इन्वायरमेंट। जो नॉर्मल सेल में पढ़ते हैं वही इसका सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है, और इसमें कुछ खास चीज है नहीं इसमें। हाँ, एक और चीज ध्यान देना, इसमें जैसे सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का जो, इस मेम्ब्रेन का बहुत सारे जो इनफोल्डिंग मॉडिफिकेशन हम लोग जब पढ़ेंगे उसमें, जैसे मेसोसोम वगैरह, वो सेल मेम्ब्रेन से ही कनेक्ट होता है। सेल मेम्ब्रेन का भी काम वही मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। नॉर्मल सेल के हिसाब से जो हम लोग नॉर्मल सेल पढ़ते हैं ना, वही चीज है इसमें, और कुछ इसमें है नहीं। बस इसमें यही एक एक्स्ट्रा चीज है कि इसमें कुछ कुछ ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है या कुछ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है, जो कि इम्पोर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करता है उसमें।
जैसे मान लो रेस्पिरेशन करना होगा तो सेल मेम्ब्रेन में एक मेसोसोम स्ट्रक्चर है, वो हम लोग पढ़ेंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग मेसोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो वो सेल मेम्ब्रेन से ही कनेक्ट रहता है। तो इसमें मॉडिफिकेशन कुछ है, इन फोल्डिंग फॉर्म मॉडिफिकेशन है जो कि उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट है। बाकी बात मेन काम वही है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और सेलेक्टिबल परमियल मेम्ब्रेन होता है, और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, सर मुझे क्वेश्चन पूछना है। आवाज नहीं आ रहा है ठीक से, बताओ। सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ होता है? अच्छा हाँ, सेल मेम्ब्रेन जो बना होता है उसके लिए लाइप- लिख लो फॉस्फोलिपिड एंड फॉस्फोप्रोटीन, ये दो चीज का कंपोनेंट है इसमें, बस यही है, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, नॉर्मल सेल तुम लोग पढ़े हो ना, वही सेम चीज इसमें कुछ भी चेंज नहीं दिया है। बस इसमें जो है वही, अगर तुम प्रोटीन और लिपिड का कंटेंट देखो, स्ट्रक्चर देखो, सब वही है। जैसे नॉर्मल हम लोग सेल में पढ़ते हैं कि सेल का 3 टाइप का प्रोटीन है, टनल प्रोटीन है, इंटीग्रल, एक्सट्रिंसिक, वो सब हम लोग सेल में पढ़ेंगे। बट नॉर्मल जो सेल मेम्ब्रेन का है, जो नॉर्मल सेल का होता है वही बैक्टीरियल सेल का है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का मेन काम वही होता है, परमेबिलिटी वगैरह प्रोवाइड करता है, और कुछ नहीं है। ठीक है, बस हो गया, इसको नोट कर लिए। यस सर। हाँ देखो, अब हम लोग है कि अब हम लोग जो है साइटोप्लाज्म, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म है तो प्रोकैरियोटिक में अलग अलग होता है इसका। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म है क्या? तो ये क्या है, ग्राउंड मैट्रिक्स जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, या क्रिस्टलो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसमें जो है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में हो जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट होगा। ठीक है, राइबोसोम लार्ज नंबर में प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, प्रेजेंट इन लार्ज नंबर। ठीक है, दूसरा क्या है, वैक्यूल वगैरह एब्सेंट है, क्योंकि वैक्यूल मोस्टली प्लांट सेल में होता है, तो वैक्यूल आर एब्सेंट। ठीक है, हाँ इसमें से कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होता है, I mean, कुछ स्ट्रक्चर जो है वो इसमें प्रेजेंट है, जो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर बैक्टीरियल सेल। ठीक है ना, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो हम बस एक लाइन लिख देते हैं कि वेरियस सेल स्ट्रक्चर आर एज फॉलोज। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना इसमें कि जैसे सपोज दैट मान लो ये सेल है, ठीक है, सपोज दैट ये सेल होता है, तो सेल के अंदर में जो साइटोप्लाज्म है उसमें वो भी मूव करता है, वो भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे समझना, ठीक है, नॉर्मल सेल यूकैरियोटिक सेल में क्या है, जैसे मान लो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, सपोज दैट माइटोकॉन्ड्रिया है, ध्यान से समझना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास मान लो कुछ जाना है, सपोज दैट यहाँ पे वो मॉलिक्यूल है, ये उसको यहाँ से यहाँ पे इसके पास जाना है, तो यहाँ से, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास तक जाने के लिए दो करता है, एक होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो प्रोसेस है, आई मीन साइटोप्लाज्म का घूमना या साइटोप्लाज्म मूव करता है, इस बैक्टीरियल सेल में ये चीज एब्सेंट होता है, ये नहीं हो पाता इसमें। ठीक है, और इसी के अंदर में दो चीज आता है, एक रोटेशन मूवमेंट, एक सर्कुलेशन मूवमेंट। ठीक है, तो रोटेशन जो है, मतलब मान लिया जैसे सेल ऑर्गेनेल्स के बगल में कुछ मूव करना है, तो उसको रोटेशन बोलते हैं। और पूरे सेल के अंदर में मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल का, उसको हम लोग बोलते हैं
सर्कुलेशन मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है ये इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जैसे मान लो जब सेल ऑर्गेनल्स ही कम है तो फंक्शन भी कम ही होगा। कहने का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ईआर नहीं है, गोल्गी बॉडी नहीं है, तो जो सबका फंक्शन है, क्योंकि ये सब एक ऐसा सेल ऑर्गेनल जो इंटरकनेक्टेड होता है। इंटरकनेक्टेड करने का मतलब ये दोनों का जो फंक्शनिंग होता है बिना एक दूसरे के हेल्प के नहीं हो सकता, तो वहां पे मूवमेंट का जरूरत पड़ता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सेल ऑर्गेनल्स है ही नहीं वैसा, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स था ही नहीं। तो ये जो मैकेनिज्म है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का, मूवमेंट का मैकेनिज्म, ये इसमें एब्सेंट होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा चीज कि हम लोग यहाँ वेरियस सेल स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, ठीक है। तो वेरियस सेल स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, तो सबसे पहला हम लोग कुछ ही चीज है जो प्रेजेंट है, जैसे मेसोसोम, वो हम कल लिखा आए थे, ठीक है, पिछले क्लास। नेक्स्ट से तुम्हारा इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, वो हम पहले लिख चुके हैं कि साइटोप्लाज्म में लार्ज नंबर में प्रेजेंट है। तीसरा क्या होगा, न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड करने का मतलब इसमें क्रोमेटिन फाइबर न्यूक्लियस है नहीं, डायरेक्टली डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट है एकदम फ्रीली, डीएनए आरएनए फ्रीली साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है कि वहां पे जब हम लोग देखते हैं तो देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमेटिन फाइबर है, वो कंडेंस हुआ तो बना क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बाद डीएनए होता है, डीएनए के अंदर में जीन होता है। उतना लंबा प्रोसेस में होता ही नहीं है, इसमें डीएनए आरएनए होता है, लेकिन क्रोमेटिन थ्रेड वगैरह जो कंडेंसेशन जो मैकेनिज्म वो सब होगा ही नहीं। डायरेक्टली डीएनए आरएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियाइड कंबाइंडली इसको हम लोग न्यूक्लियाइड बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्लाज्मिड होता है इसमें, तो प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। कहने का मतलब इसके अलावा एक और जो है क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है जिसका अलग अलग फंक्शन है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो मेरे सामने मेसोसोम हो गया, ठीक है, राइबोसोम है, न्यूक्लियाइड है, ठीक है, और प्लाज्मिड है। इसके अलावा इसमें जो है क्रोमेटोफोर्स भी प्रेजेंट है। पिछले क्लास भी हम लिखे थे कि ये क्रोमेटोफोर्स है क्या, ठीक है। ध्यान देना क्या होता है, थोड़ा सा अभी हम बताते हैं, वही चीज आगे भी बताएंगे। क्रोमेटोफोर मतलब एक तरह का पिगमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। पिगमेंट प्रोवाइड कहने का मतलब क्या कि जैसे कुछ बैक्टीरिया होता है जो सनलाइट के प्रेजेंस में फूड को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। जो फूड का सिंथेसाइजिंग है वो कैसे होगा, क्लोरोफिल के बिना, क्लोरोफिल होगा तभी होगा। तो बैक्टीरिया तो कोई प्लांट है नहीं, तो क्लोरोफिल वहां है नहीं, तो ये जो है एक तरह का कलर प्रोवाइड करता है, एक तरह का पिगमेंट की तरह काम कर देता है, तो ये वर्क आता है, ठीक। आई मीन फोटोसिंथेसिस में ये काम आता है। तो मेन तुम्हारा 5 ही है। इसके अलावा बैक्टीरिया का और अगर कुछ स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो ये सब इसी में आएगा, फ्लैजिला आ जाएगा इसी में, ठीक है। दूसरा है पीली आ जाएगा, ये सब हम पिछले क्लास तुम लोग को लिखा है, फिम्बरी आ जाएगा, ये सब इसी में आता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टार्ट करते हैं वो है हमारा मेसोसोम। इसको नोट तो किए हो, ये वाला नोट तो किए ही होगे ना, ठीक है। तो वेरियस सेल स्ट्रक्चर आर एज फॉलोज, देखें मेसोसोम टॉपिक दो, मेसोसोम से स्टार्ट करते हैं। मेसोसोम टॉपिक देना, बाकी वक्त तक पिछले क्लास सारा ये सब लिखे होगे। मेसोसोम टॉपिक देके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर क्रोमेटोफोर, हाँ बोलो बोलो। क्रोमेटोफोर हम आगे बताएंगे, हम बोले तो आएगा ना, अभी तो स्टार्ट किए, चलो स्टार्ट किए ना, तो क्रोमेटोफोर आएगा तो और हम आगे समझाएंगे, वो धीरे धीरे सबको समझाना ही है। तो मेसोसोम स्टार्ट करते हैं, तो नोट कर लो, मेसोसोम हम मतलब समझाते हैं, ठीक है। नोट कर लोगे तो बताना। अब तुम लोग का सबका आवाज बहुत धीरे आ रहा है, क्या बात है, मतलब स्पीकर दूर है क्या, माइक को थोड़ा सामने लाओ, बहुत ही धीरे है। सर हो गया नोट। हो गया, ठीक है। देखो मेसोसोम जो होता है वो बैक्टीरियल सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि मेसोसोम अगर नहीं होगा तो बहुत ऐसा फंक्शन है जो कंप्लीट, आई मीन जो भी मैकेनिज्म है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है।
मेसोसोम ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल में जो कि बहुत सेल ऑर्गेनल्स का काम कर देता है। तो सबसे फर्स्ट में मेसोसोम है क्या, इसको समझो। मेसोसोम तो ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, स्पेशलाइज्ड वीली फॉर्म स्ट्रक्चर, वीली फॉर्म स्ट्रक्चर है जो कि अटैच्ड रहता है सेल मेम्ब्रेन से, अटैच्ड विथ सेल मेम्ब्रेन। मतलब एक तरह का इनफोल्डिंग पार्ट है, पता है ना, वीली का फॉर्म का मतलब तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह का सेल मेम्ब्रेन में। ये है तुम्हारा मेसोसोम, ठीक है। तो सबसे पहला ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। दूसरा क्या है कि ये एक तरह का मतलब अटैच्ड विद सेल मेम्ब्रेन जो होता है, तो ये एक तरह का इनफोल्डिंग फॉर्म है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इनवर्डली इनफोल्डिंग पार्ट, सेल मेम्ब्रेन के अंदर से ये इनफोल्डिंग होता है, ठीक है ना। अब देखो ये जो प्रेजेंट होता है 3 फॉर्म में, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में कंसिस्ट कर सकता है। पहला है तुम्हारा वेसिकल्स, वेसिकल्स कहने का मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। दूसरा होगा ट्यूब्यूल्स, दूसरा होगा ट्यूब्यूल्स, इस तरह का ट्यूब में प्रेजेंट हो सकता है। और तीसरा जो होता है वो होता है लैमिला, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है लैमिला। लैमिला कहने का मतलब मान लो कोई 2 पार्ट है, उस दोनों को जोड़ना, ये जो सिलेंडर लाइक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है वो लैमिला होता है। तो ये 3 फॉर्म में, ये 3 पार्ट से ये कंसिस्ट करता है, ठीक है। अब देखो ये जो है मेनली इसके फंक्शन के हिसाब से ये 2 टाइप में बांटा गया है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। तो पहला जो है वो है लैटरल, लैटरल मेसोसोम, यहाँ से बहुत अच्छा तुमको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। दूसरा है सेप्टल मेसोसोम, सेप्टल मेसोसोम, इसको नोट करो। ये दोनों को फिर हम डिफाइन करते हैं, एक्चुअली इसका फंक्शन ही है जो बताना है, इसको नोट करो। स्पेलिंग नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। हो गया सर। एक सेकंड हो गया। यस सर। अब देखो, हाँ, अब जो हम बताने वाले हैं इसको ध्यान से समझना, क्योंकि जब तुम बुक में एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो डायरेक्टली मेसोसोम लिख के इसका फंक्शन लिख दिया है, बट लेटरल सेप्टल दोनों का फंक्शन है, ठीक है ना। देखो सबसे फर्स्ट में लैटरल मतलब क्या समझते हो ये बताओ। लैटरल मतलब क्या समझते हो, क्योंकि अगर लैटरल समझ जाओगे तो इसका लोकेशन पता चल जाएगा तुमको, ठीक है। और सेप्टल का भी मतलब क्या है, सेप्टल का मतलब सेप्टम होता है, डिवीजन होता है, तो उसका सब से। लेटरल का मतलब है जैसे मान लो ये देखो बैक्टीरियल सेल है, सो दैट तो ये हमारा जो साइड में प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल, लैटरल मेसोसोम, ठीक है। और लैटरल मेसोसोम जो है वो मेनली क्या करता है, तो रेस्पिरेशन का काम करता है। डायरेक्टली इसका फंक्शन हम बता दिए, रेस्पिरेशन कैसे करता है समझो। रेस्पिरेशन, अब एक चीज तुम लोग बताओ कि यूकैरियोटिक में कौन ऐसा सेल है जो कि रेस्पिरेशन का काम करता है। नॉट कनेक्टेड विथ न्यूक्लियोइड। हम न्यूक्लियोइड के में क्या बताया था कि न्यूक्लियोइड मतलब जो फ्रीली फॉर्म में डीएनए आरएनए रहता है उसी के कंबाइंड फॉर्म को, कंबाइंड पार्ट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। मतलब सिंपल समझ लो जेनेटिक मटेरियल अगर फ्रीली प्रेजेंट है सेल के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर उसको न्यूक्लियोइड होता है। तो लैटरल मेसोसोम जो कभी भी कनेक्ट नहीं होगा न्यूक्लियोइड से, बट सेप्टल जो होता है, ठीक है।
ये कनेक्ट नहीं करता है। और दूसरा क्या है, ये रेस्पिरेशन हम लिखे थे, तो इट कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम, इट कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम। अब बताओ रेस्पिरेटरी एंजाइम, अगर रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होगा तो बॉडी में क्या होगा, ठीक है। तो तुम लोग से एक सवाल पूछे थे कि बताओ प्रोकैरियोटिक में तो मेसोसोम में हम रेस्पिरेशन लिख दिए, लेकिन यही चीज अगर यूकैरियोटिक में पूछा जाए तो यूकैरियोटिक में रेस्पिरेशन का काम कौन करता है। सबसे पहले रेस्पिरेशन बताओ क्या होता है, तब समझ में आएगा। बेसिक्स नहीं पता होगा तो समझ में ही नहीं आएगा। व्हाट इज रेस्पिरेशन, उसकर बताओ। सर फूड के ऑक्सीडेशन, जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है उसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं। फूड ऑक्सीडेशन होकर करता क्या है सर एटीपी बनता है उससे। हाँ देखो रेस्पिरेशन कहने का मतलब है, ध्यान से समझना, रेस्पिरेशन कहने का मतलब है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। और ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहने का मतलब अगर फूड को हम ऑक्सीडाइज कर दिए तो डायरेक्टली कन्वर्ट होगा एटीपी में, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि यूकैरियोटिक सेल में कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो एटीपी के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव एंजाइम कंटेन है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, आई मीन फूड को ऑक्सीडाइज करता है, और फूड के ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को ही रेस्पिरेशन बोलते हैं। बट यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ये रेस्पिरेटरी एंजाइम कंटेन करता है। अब ये रेस्पिरेटरी एंजाइम अगर कंटेन करेगा तो फिर ये जस्ट लाइक क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग लिख सकते हैं कि मेसोसोम जो है वो इज इक्वल टू माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और यही इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। और ये तुम्हारा जो मेडिकल का क्वेश्चन है, ये मेडिकल क्वेश्चन तो 16 या 17 में पूछा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में या मोनेरा में कौन ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो एग्जैक्टली या फिर जस्ट लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, ठीक है। और वहां पे रेस्पिरेशन को दिया था कि ये रेस्पिरेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल या मोनेरा कौन करता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है, तो वो मेसोसोम होता है। अब समझ में आया, समझ में आया ना कि ये क्या क्यों रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है। अब देखो तो सबसे पहले इसका जो है लोकेशन लैटरल है तो साइड वाइज होता है, तो इस तरह का थोड़ा वेसिकल्स में ये प्रेजेंट होता है, पहले ही लिखा है, वेसिकल हो लैमिला हो किसी में, तो ये लैटरल में प्रेजेंट होगा। दूसरा ये जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियोटाइड से कनेक्ट नहीं होता है डायरेक्टली, और यही कंटेन करता है रेस्पिरेटरी एंजाइम। इसी की वजह से ये जस्ट लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया काम करेगा, क्योंकि ये रेस्पिरेशन करेगा। तो तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो रेस्पिरेटरी एंजाइम के बगल में कि ये रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। तो हमारे सामने है कंक्लूजन की मेसोसोम इज इक्वल टू माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों समझ में आ गया। तो अब एक चीज यहाँ ध्यान देना, क्योंकि मेसोसोम का बहुत सारा फंक्शन है, तो लैटरल मेसोसोम ही एक ऐसा मेसोसोम है जो रेस्पिरेशन में काम करेगा। इसके अलावा इसका डिवीजन में भी हेल्प आता है, क्योंकि एनिमल सेल में तो सेंट्रोसोम है या फिर प्लांट सेल में सेल प्लेट वगैरह है, तो वो सेल डिवाइड करेगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई है नहीं, यहाँ पे सेंट्रियोल बोल के कुछ नहीं है। तो मेसोसोम ही एक ऐसा है जो डिवीजन में भी काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम लोग वही है, जो डिवीजन में काम करता है, मीन डिवाइड करने में काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेप्टल मेसोसोम। क्या बोलते हैं, सेप्टल मेसोसोम, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। दूसरा कुछ क्या है, ये डायरेक्टली कनेक्ट रहता है, इट इज कनेक्ट विथ न्यूक्लियाइड, ठीक है। क्योंकि अगर ये जेनेटिक मटेरियल को नहीं डिवाइड करेगा तो सेल डिवीजन होगा ही नहीं होगा, क्योंकि सेल डिवीजन का सीधा मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम को डिवाइड करेंगे, जो नया सेल बनेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि डिवीजन, सेल डिवीजन। तो जब तक इसमें जेनेटिक मटेरियल या डीएनए आरएनए का जब तक डिवीजन नहीं होगा तब तक वो नहीं कहलाता सेल डिवीजन। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियाइड बोलते हैं। इसीलिए ये जो पार्ट है, आई मीन ये जो टाइप होता है, ये कनेक्ट होता है किससे, न्यूक्लियोटाइड से। समझे, समझे ना। अब ये करता क्या है, तो
तो ये क्या करता है, देखो ये प्रोवाइड करता है अटैचमेंट। जब कोई भी दो न्यूक्लियस, क्योंकि ये प्रोवाइड करेगा, न्यूक्लियाइड से अटैच होगा तो उसको डिवाइड करने का काम करता है, तो ये प्रोवाइड करता है अटैचमेंट करने का, जिसके कारण वो डिवीजन कर सके। दूसरा चीज क्या है कि ये सेप्टम फॉर्मेशन करेगा। सेप्टम करने का मतलब एक तरह का डिवाइडिंग वॉल। मान लो ये कोई सेल है, इसके बीच में कोई एक लाइन खींच दो, तो ये हमारा क्या होगा, सेप्टम। ये होगा तो सेप्टम। हार्ट वॉल में भी सेप्टम है, सेप्टम वॉल वहां पे भी बोलते हैं। तो ये चीज है इसमें। सेप्टम जब तक नहीं हुआ सेल का डिवीजन हो नहीं सकता है, तो ये सेप्टम भी प्रोवाइड करता है। तो इसका फंक्शन लिख लो, ठीक है। क्योंकि बाकी बात इसमें और भी बहुत कुछ फंक्शन है, ठीक है, तो वो तुम एनसीईआरटी से देख सकते हो, बट प्राइमरी ये दो फंक्शन है जो इम्पोर्टेंट है, इसका जो वो लिख लो, ठीक है। इट टेक पार्ट इन replication of nuclei, replication of nuclei। ऑब्वियस बात है, बिना रेप्लिकेशन के कोई भी सेल डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियाइड by providing attachment to replicating one, ठीक है। और दूसरा it also provide septum, समझ में आया? ठीक है। या तुम लिख सकते हो इट हेल्प इन द सेप्टम फॉर्मेशन। तो दो चीज तुम्हारे सामने है। तो मेसोसोम एक यहाँ पे सेल डिवीजन भी कर रहा है, ठीक है, और सेल डिवीजन में रेप्लिकेशन का भी काम यही करता है, ठीक है, और रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी एंजाइम कंटेन करता है, तो रेस्पिरेटरी, इसलिए सेल डिवीजन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका सेल ऑर्गेनेल्स है, जो बहुत सारे, ये सेंट्रोसोम का काम कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम कर दिया, 2-3 सेल ऑर्गेनेल्स का काम यही कर देता है। तो मेसोसोम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ठीक है, इसको ध्यान रखना। सर, हाँ बोलो। सर यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है। हाँ, एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम कंटेन करता है। ऑक्सीडेटिव एंजाइम का काम होता है फूड को ऑक्सीडाइज करना, और फूड को ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रेस्पिरेशन करते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है एज ए रेस्पिरेशन, सेल रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है। तो सर यूकैरियोटिक में कि प्रोकैरियोटिक में? यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक में मेसोसोम। हम लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा, रुको। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक और मेसोसोम प्रोकैरियोटिक। हो गया क्लियर? सर बोलो। ये जो आप पढ़ा रहे हैं सर, वो सब तो सेल चैप्टर में है ना। तो सर ये नोट्स जो लिखेंगे सर, वो सेल चैप्टर में लिखेंगे ना इसको? देखो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन नहीं ना लिखेंगे? देखो, हाँ देखो, एक्चुअली क्या है ना, हम क्या बताए कि हम किंगडम मोनेरा स्टार्ट किए उसमें, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा जो है उसमें बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। जहां तक की बात नोट्स है ना, तो तुम किंगडम मोनेरा में ही सारा ये सब लिख दो ना, सेल में सिर्फ यूकैरियोटिक लिखना। और जब पढ़ना होगा तो तुम दोनों मतलब पढ़ सकते हो। ऐसे तुमको ध्यान रखना एक चीज कि
प्रोकैरियोटिक का जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैक्सिमम मोनेरा से रिलेट करके पूछता है, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया या मोनेरा बोल के सेल चैप्टर में नहीं लिखा है कुछ, बस प्रोकैरियोटिक लिखा है, बैक्टीरिया लिखा है, बट मोनेरा नहीं लिखा है। तो हम क्यों ना एक ही साथ प्रोकैरियोटिक और मोनेरा पढ़ ले, ताकि क्योंकि क्वेश्चन जब रिलेट करेगा ना तो यही सब क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि लगता है ये सेल का है कि मोनेरा का है, और उसमें गलत हो जाता है, ठीक है। इसीलिए अगर तुम नोट्स बनाओ तो किंगडम मोनेरा में ही सबको लिख देना मोनेरा, बगल में प्रोकैरियोटिक सेल लिख देना, और जब सेल पढ़ेंगे तो सिर्फ यूकैरियोटिक का वहां पे लिखना, और क्या। नोट्स तो कहीं रह सकता है, बुक में जो कंटेंट है वो तो एक जगह है ना, तो हमको रिलेट करने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। हेलो। हाँ हेलो सर, ईशा अग्रवाल बोल रही हूँ। एक्चुअली बोलो। मुझे एक इशू है सर, इफ यू डोंट माइंड। हाँ। एक्चुअली आज मेरा फर्स्ट क्लास है सर, और हाँ। मतलब मैंने कुछ चैप्टर्स रेफर किए हैं बायो के पहले से एनसीईआरटी के, हाँ। बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कौन से चैप्टर का रेफरेंस दे। एक्चुअली देखो अभी हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किए थे, ठीक है, सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो उसमें किंगडम मोनेरा एक टॉपिक है, ठीक है, वो ध्यान मोनेरा। दो अभी। हाँ, किंगडम मोनेरा एक टॉपिक है, ठीक है। ओके। तो किंगडम मोनेरा जो है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का पूरा कैरेक्टरिस्टिक किंगडम मोनेरा का कैरेक्टरिस्टिक से मैच करता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल टाइप का बस एक ही एग्जांपल है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जो है मोनेरा किंगडम का मेंबर है। तो हम किंगडम मोनेरा में ही प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक हम अभी बता दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो तुमको मिलेगा टॉपिक वो सेल चैप्टर में जाओ वहां पे मिलेगा, ठीक है। यस सर, गॉट इट सर। हाँ, मिल गया सर, चैप्टर 2 में किंगडम मोनेरा। थैंक यू हाँ, सर। उसमें देखो किंगडम मोनेरा मिला, तो किंगडम मोनेरा में जो है वो सिर्फ और सिर्फ बस यूकैरियोटिक के बारे में और आर्चिबैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया, आई मीन बताया है। सेकंड चैप्टर, हाँ। सेकंड पेज में देखो। सेकंड। हाँ सर। हाँ, किंगडम दिखा है वहां पे। हाँ, हाँ। एक्चुअली वो क्या है ना कि वो बस उसका थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है बैक्टीरिया का, और उसका डिफाइन कर दिया, 2 फाइलम बता के, आई मीन 2 फाइलम लिख के बस बता के खत्म किया है। बट हम जो है मोनेरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आता है, और बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम अभी बता दे रहे हैं, जो कि सेल चैप्टर में मिलेगा। सेल जब पढ़ेंगे उसमें प्रोकैरियोटिक भी पढ़ना है, यूकैरियोटिक भी पढ़ना है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक का सारा कुछ अभी ही बता दे रहे हैं, मोनेरा में ही इंक्लूड करके बता दे रहे हैं। ओके सर। समझ आया? यस सर। हाँ, तो बस इसीलिए हम एक्चुअली क्या है ना कि देखो क्वेश्चंस बहुत रिलेट होता है, ठीक है। एकेडमिक में तो नहीं होगा, बट मेडिकल में जब तुम बैठोगे तो रिलेट होगा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन अभी जो पढ़ा रहे हैं, तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सब एक ही चीज है, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन हो सकता है और रिलेट करता भी है। और दूसरा जब हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे ना, तो इसका मोनेरा का न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन का क्वेश्चन फिर वहां से फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट वाले से, मिनरल न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन N2 फिक्सेशन वगैरह जो मैकेनिज्म है, ठीक है, वहां से फिर यहाँ से रिलेट करेगा। तो हम सोच रहे हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं पैटर्न, वो है कि हम एक साथ ही सारा कुछ रिलेट करके पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। बुक में अलग अलग है, बट नोट्स में एक साथ रहेगा, तो ओवरव्यू सारा एक साथ एक टाइप का हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, इसलिए बाकी बात हम लोग जब क्लास में मिलेंगे तो कुछ भी अगर वैसा कुछ कंफ्यूजन होगा तो फिर सामने से बात करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, इसीलिए तो हम अभी। हाँ सर, एक डाउट है सर। हाँ, बोलो बोलो। सर, ये पूछना था कि सर जैसे कि मतलब एनसीईआरटी में कुछ कुछ लाइन होता है ना कि मतलब समझ हाँ। नहीं आता है, तो उसमें हाँ, सर हाँ। उसका पिक खींच के सर शेयर करके बता सकते हैं आप सर? हाँ, कर देंगे, कोई इशू नहीं है, तुम पूछो आराम से, क्यों नहीं बताएंगे। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम तो हाँ, जो भी मेरा फर्स्ट क्लास किया होगा उस टाइम हम हमेशा यही चीज बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी की लाइन को एकदम समझो, ठीक है।
क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन समझ लोगे तो उसमें बहुत कुछ तुमको मिल जाएगा, बहुत कुछ तुमको दिखेगा, इसके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेनली क्या होता है कि हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के अलावा जो हमको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे है, वो सारा कुछ तुमको जब तक तुम एनसीईआरटी का लाइन नहीं पढ़ोगे ना तब तक नहीं समझ में आएगा। जैसे अभी हम मेसोजोम के बारे में बता रहे हैं, तुम खोलो सेल चैप्टर, वहां पे प्रोकैरियोटिक में जाओ, देखो मेसोजोम लिखा है बट सेप्टल और लेटरल नहीं लिखा है। और क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है जो हम अभी तुमको जैसे बताए रेस्पिरेशन के केस में, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारे सामने पूछ चुका है पहले भी, 1600 वाले मतलब एग्जाम में पूछा है, ठीक है, उसमें इसी तरह से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। जबकि ऐसा कहीं लाइन में नहीं लिखा है, तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी प्रॉब्लम लाइन में दिक्कत है तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। और अभी लाइन समझ लोगे तो ज्यादा अच्छा है कि तुमको आगे का क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प मिल जाएगा। पूछ सकते हो, कोई इसमें मना कोई ही नहीं है, ठीक है, समझे। तो पढ़ते रहो एनसीईआरटी का लाइन पढ़ते रहो, कोई बात नहीं। कुछ प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली हमको पूछना, बुक तो हम भी रखे हुए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझ गए। हेलो, हाँ सर। Yes, आवाज sir. किसी, हाँ Yes. ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मेसोजोम का जो था, वो जो भी था मेसोजोम का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब हम लोग का नेक्स्ट जो है वो है राइबोसोम। देखो राइबोसोम सिंपल है। तो राइबोसोम क्या है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ग्रैनुलर साइज में प्रेजेंट है। देखो एक चीज और ध्यान रखना कि राइबोसोम का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। क्या है कि राइबोसोम को जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो वो इस तरह का सर्कुलर में प्रेजेंट होता है, ग्रैनुलर लाइक होता है, इसलिए हम लोग लिखते थे ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो राइबोसोम के मतलब राइबोसोम में ध्यान रखना, बैक्टीरिया हो, सॉरी प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, ठीक है, दोनों का काम सेम है। इसका काम बस एक ही है, प्रोटीन का सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। और तीसरा ये मे बी फ्री और अटैच्ड, दोनों में हो सकता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच कर देगा, फ्रीली साइटोप्लाज्म में रहेगा। और राइबोसोम का जब प्रोकैरियोटिक या मोनेरा या बैक्टीरिया के केस में पढ़ते हैं तो राइबोसोम का जो यूनिट होता है वो है 70S, ठीक है। और जब इसको ये जो यूनिट है इसको जब हम मतलब डिवाइड कर, आई मीन इसका दो यूनिट है, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है, ये छोटा ये बड़ा, इसको सब यूनिट बोला जाता है, ठीक है। तो नीचे वाला 50 होता है S और ऊपर वाला 30S, इस दोनों को जोड़ के देखो 80 हो रहा है, 5 और 30 80 हो रहा है ना। बट यहाँ हम 70S ही लिखे हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों सब यूनिट जब अटैच्ड होता है तो Mg2+ का जरूरत पड़ता है, तो वहां पे 10 यूनिट घट जाता है, ठीक है। तो ये दो सब यूनिट्स है, इसको हम लोग सब यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। 70S इसका मेन यूनिट है, प्रोकैरियोटिक बोलो या बैक्टीरिया बोलो या मोनेरा किंगडम बोलो, ठीक है। अब इसी में S हम पहले भी लिखा है, तो S फॉर सेडिमेंट्री कॉफिशिएंट होता है। और इसका एक साइंटिस्ट है वो सेडबर्ग बोलते हैं, सेडबर्ग वही खोजे थे, ठीक है। तो वो भी हम लिख देते हैं SVDBRG, सेडबर्ग, सेडबर्ग नंबर या यूनिट बोला जाता है इसको। ये S है, ठीक है। S स्टैंड फॉर भी पूछा गया है पीएमटी में, ठीक है। बस यही है इसका ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है ये, और कुछ नहीं है इसमें। हाँ सर वो टेस्ट कम क्यों हो जाता है, एक बार फिर से बताइए ना। वो जब देखो एक्चुअली क्या है कि ये ना अलग अलग होता है, ये अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये जब जुटेगा ना उस टाइम पे वो कम हो जाता है, ठीक है। और ये जुटने में Mg2+ भी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ही होता है। इसमें कुछ है ही नहीं, राइबोसोम वगैरह का वही काम है, सब जगह एक ही काम है, बस खाली यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के हिसाब से, ठीक है।
इसको बस हम लोग अलग अलग खाली यूनिट में बांटते हैं, इसमें 70 है, उसमें 80 हो जाता है, और क्या। एक और चीज ध्यान देना, ठीक है। देखो, जब भी ये सब यूनिट की बात आती है, तो जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ना, तो ये इस तरह से mRNA के साथ में ये कनेक्ट होता है, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, उसके साथ ये कनेक्ट होता है, तभी ये राइबोसोम बना पाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का अरेंजमेंट है, इसलिए इसको बांटा गया है। इसी तरह का अरेंजमेंट होता है, बहुत सारा राइबोसोम होता है जिसको पॉलीराइबोसोम भी बोलते हैं, बट यहाँ एक हम दिखा रहे हैं, ये mRNA है, ठीक है, और ये इसके साथ राइबोसोम कनेक्ट है। तो ये एक तरह का मैसेजिंग का भी काम करता है, क्योंकि हम लोग के बॉडी में कोई भी अगर फंक्शन हो रहा है, तो जब तक मैसेज नहीं पहुंचेगा, तब तक प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तब तक कोई फंक्शन होगा नहीं। तो एक तरह का मैसेंजर की तरह भी ये काम करता है। ऐसे मेनली इसका वो काम है प्रोटीन mRNA सिंथेसिस करना है। सर mRNA। हाँ, mRNA। तो मैसेंजर का काम कौन करता है, मैसेंजर का? ये mRNA के साथ ये कनेक्ट होता है, तो प्रोटीन बनाता है, तो मैसेज पहुंचेगा तभी ये प्रोटीन, तो एक तरह का मैसेंजर ही हुआ, ठीक है। सर mRNA क्या होता है? मैसेंजर आरएनए, एक्चुअली आरएनए का 3 टाइप होता है, ठीक है। आरएनए का 3 टाइप है, आरआरएनए, आरएनए डीएनए पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, टीआरएनए एंड एमआरएनए। तो एम फॉर मैसेंजर, ठीक है, आर फॉर राइबोसोमल, जो कि, और टी फॉर ट्रांसफर, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए मैसेज करेगा, राइबोसोमल प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प कर देगा, वहां पे कनेक्शन हो जाता है इसका राइबोसोम का, और ट्रांसफर, प्रोटीन बनने के बाद उसको ट्रांसफर करने का काम टीआरएनए का है। हम बताएं, जैसे मान लो कहीं और से मैसेज आया कि प्रोटीन बनाना है, तो प्रोटीन बनाना स्टार्ट किया, अब प्रोटीन बनाने के बाद उसको पहुंचाएगा कौन, तो टीआरएनए पहुंचाएगा, वही चीज होता है इसमें, ठीक है। ये हो गया, इसको नोट कर लिए हाँ सर। बेटा। हेलो, यस सर। हाँ बेटा। हम लोग का नेक्स्ट जो है वो है क्रोमेटोफोर, है ना। देखो ध्यान से, क्रोमेटोफोर क्या होता है, तो ये क्रोमेटोफोर, ठीक है। तो क्रोमेटोफोर क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। क्रोमेटोफोर कहने का मतलब है कि ये एक इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम है, जो कि इट कंटेन फोटोसिंथेटिक थालाकॉइड मेम्ब्रेन। देखो हम यहाँ पे लिखे हैं एक इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम है, जो कि फोटोसिंथेटिक थालाकॉइड मेम्ब्रेन को कंटेन करता है, ठीक है। अब ये जो कंटेन करेगा, एक्चुअली कंटेन नहीं, डेवलप करता है, लिख सकते हैं डेवलप, इट डेवलप फोटोसिंथेटिक थालाकॉइड मेम्ब्रेन, या थालाकॉइड लाइन बोलते हैं इसको, लाइन, ठीक है, जो कि पिगमेंट प्रोवाइड करता है। पहले एक चीज मतलब तुम लोग तो जान ही रहे होंगे कि जैसे
प्लांट होता है तो प्लांट में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल को कौन कौन बनाता है? तो क्लोरोप्लास्ट। मतलब एक है कि अगर प्लांट सेल में उसका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करें तो प्लास्टिड्स है, प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में होता है ग्राना। क्लोरोप्लास्ट का जब स्ट्रक्चर पढ़े तो उसमें ग्राना था, तो ग्राना बनता है थालाक्वाइड। उसका तो यूनिट थालाक्वाइड मेनली होता है क्या कि वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंटेन करता है, जिसके कारण ये प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करेगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है, मतलब जो चीज वहां पे क्लोरोफिल कर रहा है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन सिस्टम है जिसको हम लोग क्रोमेटोफोर करते हैं। यहाँ पे क्लोरोफिल नाम का कुछ चीज नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली थालाक्वाइड एक स्ट्रक्चर वहां बन जाता है जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उसको प्रोवाइड करता है, जो कि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रोवाइड करने के कारण जो भी बैक्टीरिया है जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो कर रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शो करता है, तो उसके लिए तो कोई ना कोई पिगमेंट चाहिए। तो कोई ना कोई पिगमेंट मतलब क्या कि ग्रीन पिगमेंट चाहिए, और ग्रीन पिगमेंट कौन देता है? प्लांट में क्लोरोफिल। बट यहाँ पे तो क्लोरोफिल है नहीं, तो वही पिगमेंट एज ए थालाक्वाइड यहाँ पे डेवलप कर जाता है। और ये जब प्रोवाइड कर देता है ये पिगमेंट, तो इट हेल्प in photosynthesis process, it help in photosynthesis process, ये चीज है। अब इसका एग्जांपल जो है जैसे साइनोबैक्टीरिया, इसके अलावा एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा इसमें जो एग्जांपल है जैसे ग्रीन एल्गी, पर्पल एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया को हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके अलावा जो है वो पर्पल एल्गी भी होता है जो फोटोसिंथेसिस। बस ये पिगमेंट को हम लोग यहाँ क्रोमेटोफोर बोल रहे हैं। ठीक है, एक और चीज लिख सकते हो कि ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया कंटेन क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए मतलब इस पिगमेंट के कारण ये क्लोरोफिल ए प्रेजेंट प्रोवाइड करता है और ये काम कर पाता है। ठीक, क्रोमेटोफोर। इसको नोट कर लोगे तो बताना। हो गया सर। हो गया ना? अब हम लोग का जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है वो है न्यूक्लियाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियाइड जो होता है वो एक्चुअली क्या है? सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए होता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, बट यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, बट प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस में नहीं है। अब प्रोकैरियोटिक ही बैक्टीरियल सेल है, तो वो न्यूक्लियोइड जो है वो फ्रीली फॉर्म में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, हम लोग बोले हैं। इसके अलावा इसका बहुत सारा नाम है, अल्टरनेटिव नाम में तो लिख सकते हो, जैसे गोनोफोर लिख सकते हो, फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस लिख सकते हो, या फिर प्रोक्रोमोसोम लिख सकते हो, तो बहुत सारा नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूक्लियोइड जो है रिप्रेजेंट करता है जेनेटिक मटेरियल, लिख सकते हो इट रिप्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट, इन प्रोकैरियोट। अब देखो इसका जो डीएनए होता है, ठीक है, इसका जो डीएनए होगा वो सिंगल
सर्कुलर डुप्लेक्स डीएनए होता है, लिख सकते हैं सिंगल सर्कुलर ड्यूप्लेक्स हेलिकल डीएनए, ठीक है, coiled with RNA and protein नहीं polyamines, ठीक है, क्योंकि कोई भी डीएनए है, आई मीन कोई भी जेनेटिक मटेरियल है, जब तक उसको हम पैकिंग नहीं करेंगे तब तक वो अपना कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो करता है, अपना फंक्शन नहीं शो करता है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि प्रोकैरियोटिक में जो होता है, जो पैकिंग करेगा वो आरएनए एंड पॉलीएमाइंस करता है। देखो हम लिखे कॉइल्ड विथ आरएनए एंड पॉलीएमाइंस, ठीक है, ये है। तीसरा क्या होता है कि डीएनए नेकेड हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। एक तरफ हम लिख रहे हैं कि हेलिकल डीएनए जो होता है वो कॉइल्ड होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ डीएनए नेकेड क्यों बोले, क्योंकि डीएनए नेकेड इसीलिए क्योंकि it is packed without histone protein, इसीलिए इसको डीएनए नेकेड बोला जाता है। डीएनए नेकेड क्यों बोला जाता है, इसीलिए देखो हम क्या बताए थे कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल है उसको अगर अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करना है, अपना फंक्शन दिखाना है, तो उसको पैकिंग होना पड़ेगा, कॉइलिंग में उसको बांधना पड़ेगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक में जो कॉइलिंग बंधाता है, आई मीन जो पैकिंग करता है, वो आरएनए एंड पॉलीएमाइंस करता है। बट अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में पैकिंग का काम होता है हिस्टोन प्रोटीन से, जो कि यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन से पैकिंग नहीं होता है, इसलिए डीएनए नेकेड बोला गया। वहां पे हिस्टोन प्रोटीन से पैकिंग होता है, इसलिए यूकैरियोटिक में क्या बोलते हैं, डीएनए क्या है, वो पैक्ड है। यहाँ पे डीएनए नेकेड है। अगर तुमसे पूछ दे कि डीएनए नेकेड कहने का मतलब क्या, तो सीधा लिखोगे पैक्ड विदाउट हिस्टोन प्रोटीन या एसोसिएटेड विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, तो वो नेकेड कहला जाएगा। लेकिन अगर पूछ दे कि अगर ये प्रोटीन से अगर ये नहीं पैकिंग है, हिस्टोन प्रोटीन में पैकिंग नहीं है, तो इसको पैकिंग करेगा कौन, तो आरएनए एंड पॉलीएमाइन, यही है तुम्हारा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस बता दिए। नोट कर लिया इसको? हाँ सर। हाँ, तो आज हमारा जो है ऑलमोस्ट हम लोग सारा कुछ पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसी का आई मीन इसका जो भी बचा हुआ है, क्योंकि अभी स्टार्ट करेंगे तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कुछ चीज है, जैसे प्लाज्मिड बचा हुआ है, ठीक है, उसके बाद फिर है फ्लैजिला, पीली एंड फिम्ब्रिया, ठीक है, ये हमारा 4-5 चीज है, वो नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये प्लाज्मिड का जो कंपोनेंट ऑफ सेल है वो सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मतलब उसी में हम लोग रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ लेंगे, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास कहाँ तक होगा। तो ये आज कैरेक्टर यहाँ तक इसको रहने दो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारा कुछ है, बस इसमें प्लाज्मिड बच गया, फ्लैजिला बच गया, पीली बच गया, फिम्ब्रिया बच गया, 4-5 बचा है, वो नेक्स्ट क्लास को खत्म कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक तुम लोग पढ़ना, और बाकी बात एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी में जो यू बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, हेलो हेलो सर का हेलो। माइक ऑफ हो गया। हाँ हाँ, वो कोई बात नहीं, ठीक है ना, इसीलिए हम बोल रहे थे। कुछ पूछना है?
किसी कुछ पूछना है? यस हाँ, सर। बोलो, बोलो। सर वो पिछले क्लास मतलब कि सर वो फर्स्ट चैप्टर में है ना सर, कुछ पूछना था। अच्छा, सर ठीक पूछे? है। हाँ, पूछो पूछो। सर ये विट्रो कल्चर क्या होता है? विट्रो एंड वीवो कल्चर। विट्रो का मतलब, वीवो का मतलब बता, तुम ही बताओ। ये तो आर्टिफिशियल एक तरह का मीडियम जैसे, जब कभी हम लोग मीडियम प्रोवाइड करके कुछ भी कल्चरिंग करते हैं ना, कुछ भी बनाते हैं, तो वही होता है विट्रो एंड वीवो। ठीक है। वीवो में क्या है, इनसाइड बॉडी एक टाइम पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। विट्रो में क्या होता है, फ्रीली मीडियम में ही सब कुछ करना पड़ता है। जैसे टिश्यू कल्चर वगैरह, समझते हो, प्लांट में टिश्यू कल्चर वगैरह कराते हैं। ठीक है, तो वही होता है इन विट्रो एंड इन वीवो। और बोलो। सर एक्रीशन क्या होता है? एक्रीशन इज अ आउटसाइड, मतलब आउटसाइड ग्रोथ करने का मतलब किसी कारण से, मान लो कोई एक्सटर्नल फैक्टर के कारण कोई भी चीज, कोई भी मैटर ग्रोथ कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्रीशन। आउटसाइड, जैसे मान लो माउंटेन है, उसके ऊपर धूल मिट्टी बैठ गया और वो ग्रोथ हो गया, मतलब उसका साइज बढ़ गया, उसका मास बढ़ गया, तो वो एक्रीशन कहलाया। आउटसाइड एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है। और उसी का सर और म्यूटेनियल? हाँ, इंट्यूसेप्शन जो है वो विद इन बॉडी। सर म्यूटेनियल? म्यूटेनियल नहीं समझे क्या? यस सर, म्यूटेनियल फॉर्मेशन क्या होता है इनसाइड बॉडी, क्या मतलब? इंट्यूसेप्शन है, म्यूटेनियल नहीं है। इंट्यूसेप्शन मतलब हम लोग के बॉडी के अंदर में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है, उसके कारण जो ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, इंट्यूसेप्शन है। क्वेश्चन खत्म हो गया। तुमको क्या दिक्कत है, तुमको जाना है जाओ। ठीक है, हो गया है। जिसको जाना है जा सकते हो। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? यस सर, ये और एक क्वेश्चन है सर, बस लास्ट। हाँ दीक्षा, बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, कोई बात नहीं, बोलो ना, हम कहाँ मना किए तुमको। सर यहाँ एक लिखा होता है सर, एनसीईआरटी में शायद लिखा होता है कि ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल चेंज। हाँ। यानी इसका मतलब? इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल चेंज तो कर ही सकता है ना वो। इरिवर्सिबल मतलब कि वो फिर रिवर्स नहीं आ सकता, एक बार हुआ तो हो गया। ठीक है, ऐसा है कि कोई आदमी बड़ा होगा फिर छोटा भी होगा, नो सर। बस वही चीज है। ठीक है, और कुछ? थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। और